पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पॉलिटिकल मंथन में लगातार बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम खबरों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं और पहले ही की भांति हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो हमारे साथ गेस्ट हैं। एक तो सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी बहुत सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर, बिहार के लिए गौरव की खबर, नितिन नवीन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना। इसमें ही सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अमित सर से ही जानने का प्रयास होगा कि सर आखिर ये जो भाजपा की रणनीति है क्या कुछ है। आखिर एकाएक नितिन नवीन को बिहार सरकार के मंत्री से उठाकर राष्ट्रीय फलक पर ले जाना क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो न्यूज हाट की तरफ से, सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से नितिन नवीन जी को हार्दिक शुभकामनाएं इतना बड़ा दायित्व मिलने के लिए। जी। और नितिन नवीन तो ठीक है, नितिन नवीन हम लोग बोल रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि नितिन पार्ट 2, क्योंकि नितिन पार्ट 1 में आपका नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उठा के लाया गया और नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ये बहुत लंबा प्लानिंग पहले से ही चल रहा होगा। एक छोटी सी घटना आपको इसके साथ जोड़ना चाहेंगे। 3-4 साल पहले कुछ चर्चा में आया था इस तरह का, कुछ पत्रकार की अनौपचारिक मीटिंग संसद में अमित शाह के सामने ऐसा कुछ चल रहा था। उसमें भी नितिन नवीन के बारे में चर्चा हुई थी कि भाई कैसे चेहरे हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो ये दिमाग में भाजपा के या फिर अमित शाह या मोदी जी के दिमाग में काफी पहले से ऐसा चल रहा था नितिन नवीन के बारे में। दूसरी बात, कई एक नाम पे चर्चा हुई थी, जैसा जानकारी में आता है कि 3-4 नाम था जिसमें चर्चा हुआ और कुछ एक कैपिंग लगाया गया था भाजपा के द्वारा, एज का कैपिंग, और भी जैसे संघ के जुड़े हुए होने चाहिए या उनकी कार्यशैली कैसी रही है, ये काफी कैपिंग। तो उस कैपिंग में एक एज ब्रैकेट भी डाला हुआ था जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को हम लोगों को अभी नहीं बनाना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी ये चीज इस तरह का था। बैठक में सबसे सजेशन ये लिया गया था कि भाई आप बताइए कि क्या क्राइटेरिया क्या फिक्स होना चाहिए। नाम की चर्चा मत कीजिएगा, क्राइटेरिया आप बताइए कि क्राइटेरिया क्या फिक्स होना चाहिए। उस क्राइटेरिया में एक ये भी क्राइटेरिया था। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उसमें भी बहुत बढ़िया काम इनके द्वारा किया गया। इसके पहले सिक्किम के भी प्रभारी रहे, उसमें भी बहुत बढ़िया काम इनके द्वारा किया गया था। तो सब नजर में था। और प्रभारी होने से एक फायदा जरूर होता है कि जब भी किसी राज्य के प्रभारी अगर बने तो उनका डायरेक्ट संपर्क जो टॉप लेवल के किसी भी पार्टी के अधिकारी होते हैं उनसे हो जाता है। तो कार्यशैली समझना आसान हो जाता है। वो समझने लग जाते हैं सामने वाले कि भाई किस पैटर्न पे ये आदमी काम कर रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो नितिन नवीन जी के द्वारा काफी मेहनत भी किया गया। तो आपको भी सर यही लगता है कि मतलब जो क्राइटेरिया चाहिए था वही क्राइटेरिया सेम टू सेम नितिन नवीन में था, इस वजह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, या फिर और कुछ अंदर खाने की कुछ और? बीजेपी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है और बीजेपी में अब पहले भी एक हो चुका है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी बीजेपी के टॉप नेता हुआ करते थे। फिर मोदी जी आए, अमित शाह आए, तो कैसे वो बाहर हो गए, ठीक है। फिर अब अमित शाह और मोदी जी की उम्र भी तो ज्यादा हो रही है ना भाई समय के साथ। तो अब युवाओं पर ज्यादा फोकस है बीजेपी का, और युवाओं पर फोकस तो हर पार्टी का है। आप देख ही रहे हैं, युवाओं की संख्या भी ज्यादा है और युवाओं पर बिना फोकस किए कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो बीजेपी का ये है कि 50 साल से कम उम्र के नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है, अभी से एक नई पीढ़ी तैयार करने की तैयारी है। और मुझे लगता है कि नितिन नवीन की नियुक्ति को इसी तरह से देखना चाहिए। और नितिन नवीन देखने में भले सीधे साधे लगते हैं और बहुत सरल सहज लगते हैं, लेकिन वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। उनकी राजनीति की समझ पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। जहां के भी वो प्रभारी रहे वहां पर उन्होंने करिश्मा करके दिखाया, जीत दिलाई है। और बिहार चुनाव में भी वो पर्दे के पीछे से बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। वो अमित शाह और मोदी के हर एक्शन को समझते हैं, इशारे से ही समझते हैं। तो ऐसा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए ना भाई, जो पार्टी के टॉप नेताओं
की बात भी समझे। एक आलोचना भी सर कहीं ना कहीं हो रही है कि मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो विवाद में ना पड़े, जो उस कद काठी का ना हो, जो उनके डिसीजनों को हस्तक्षेप करे। देखिए किसी भी मेरा जो मानना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, हर एक पार्टी में अगर अध्यक्ष बनेंगे, किसी अगर परिवार से बिलोंग नहीं करता हो, तो जो टॉप लेवल के लीडर हैं उनके अंडर में ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कंप्लीटली नितिन नवीन एक यस मैन के रूप में ही वहां पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉर्पोरेट, बीजेपी खासकर एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाली पार्टी है। वो किसी को भी बैठाएगी, जो काम उनको चाहिए वो काम उससे करवा लेगी, उसको उस काम के लिए तैयार करने में बिल्कुल सक्षम है बीजेपी। और खासकर नितिन नवीन भी काफी चहेते भी हैं, काम करके उन्होंने दिखाया भी है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इस तरह का जो माहौल क्रिएट नितिन किया जा रहा नवीन है को तैयार किया है बीजेपी ने भाई। जी। आपको याद होगा कि अमित शाह उनके घर पर आए थे छठ पूजा में, बिल्कुल आए थे। और 3-4 घंटे बैठ करके नितिन नवीन को खूब करीब से समझने की कोशिश की थी। ऐसा थोड़े है। लेकिन तो संघ ऐसे- को कैसे मनाया गया सर? कहा जा रहा है कि संघ का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था। देखिए संजय को लेकर कहा रहा था कि संजय को चाहते था संघ के संजय जी बने, ठीक है ना। लेकिन संजय जोशी के तेवर से आप भी परिचित हैं, सब लोग बिल्कुल, परिचित हैं। तो अब संजय के नाम पर सहमति बन नहीं पा रही थी, तो हुआ कि कौन ऐसा आदमी सामने लाया जाए जिसको लेकर संघ भी ज्यादा नाराज न हो। भाई संघ और मोदी सरकार में तो आप जानते ही हैं, अब वो थोड़ा टक्कर चलती रहती है, रसाकसी चलती रहती है, लेकिन फिर भी तालमेल बिठाने की कोशिश पिछले कुछ सालों से देखी जा रही है। बिहार के चुनाव में भी संघ ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। हाँ, हरियाणा में भी था, हरियाणा में भी काफी। बिहार, तो संघ ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा हुआ है और मोदी और बीजेपी के खिलाफ। संघ के दम पर ही तो बीजेपी है। हाँ, संघ के दम पे तो ही है। ठीक है, तो बीजेपी ने एक ऐसा नेता को आगे किया जिसको संघ भी पसंद करता है। नितिन नवीन संघ के भी प्यारे हैं, संघ के भी प्यारे। बिल्कुल। एक चर्चा यह भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी को फ्री हैंड देने की शर्त पर ही संघ ने नितिन नवीन को स्वीकार किया है। इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? अब देखिए उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि योगी को किनारे करके बीजेपी कुछ खास कर पाएगी। ऐसा होगा नहीं, कोशिश होती रही है। और हाँ, कोशिश लोकसभा चुनाव में ही हुआ और उसका परिणाम नतीजा तो देख लिया ना आपने। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी। चर्चा ये भी थी कि योगी को दिल्ली भेजने की तैयारी है और यहाँ किसी और को लाने की तैयारी है, लेकिन योगी का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब उनको किनारे लगाना, साइड लाइन और एक मिथ भी, ऐसा नहीं लगता है सुकांत जी, कि एक मिथ भी बीजेपी तोड़ना चाहती होगी, जो बोनाफाइड और पुराने मठाधीश बैठे हुए हैं 60-70 साल 80 साल वाले, जिनका 10-15 आदमी का ही नाम आप देखेंगे हर बार उठ के आएगा कि अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो भाई या तो गडकरी या तो ये बनेंगे, या तो आप सब आदमी गिनवा सकता है कि ये 10 आदमी में से एक आदमी ही अध्यक्ष हो सकता है, इसके बाहर से कोई नहीं हो सकता। आपने ठीक कहा, बीजेपी ने इस मिथ को भी तोड़ने की कोशिश की है, एज ब्रैकेट को भी हटा दिया। और हाँ, एज ब्रैकेट को हटाया है और ये मैसेज दिया है कि भाई बीजेपी का आम कार्यकर्ता, यानी पटना का नितिन नवीन भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अभी तो अब तो फुल फ्लेज में। अरे भाई कार्यकारी अध्यक्ष छोड़िए, वो अध्यक्ष भी बन जाएंगे। लेकिन साउथ की चर्चा थी सर, साउथ में भाजपा को मजबूत करना था, वहां से जो है नाम निकल कर आ रहे थे। जो बीच में नाम चल रहा था उसमें ये अंडरस्टूड था कि कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से ही इन लोगों को बनाना है, साउथ से बहुत ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम जो इन लोगों को कवरेज अभी चाहिए, अभी आपका बंगाल इलेक्शन है, फिर यूपी का इलेक्शन है, तो इनको बनाना इधर से ही था किसी भी हालत में। साउथ का तो नाम मेरे ख्याल से कुछ ऐसा चर्चा में था भी नहीं कि साउथ से किन्हीं को बनाना है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा था, लेकिन अब ज्यादा मजबूती से हिंदी पट्टी ही चाहिए, हिंदी पट्टी को जोड़ था और इसीलिए नितिन नवीन को चुना गया है। नितिन नवीन पर बीजेपी पहले से काम कर रही थी भाई, अमित शाह पहले से काम कर रहे थे। अच्छा, एक जो चर्चा है नितिन नवीन के बारे में कि कहा जा रहा है कि मोदी रिटर्न गिफ्ट भी देना बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। 2010 में एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, उस तस्वीर को आपने भी कवर किया होगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की वो तस्वीर थी, उसका उसी के चलते नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ दिया। हाँ, था ना? बिल्कुल। तो वो क्या था पूरा मामला, क्या उसको लेकर उसका भी इसमें अंश है इस राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने? देखिए आपको पता ही है कि गुजरात के सीएम थे मोदी। हाँ, उसी समय उनका नाम
पीएम के लिए आगे किया गया था। ये कभी मंजूर नहीं था नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर हमेशा अलर्ट रहे, कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। और मोदी जी का इमेज क्या था? हार्डकोर हिंदुत्व वाला। तो वही मोदी का नाम जैसे ही देश में पीएम के लिए हुआ, बीजेपी ने आगे किया, वो अनकंफर्टेबल हो गए। वो उनको बहाना चाहिए था बीजेपी को छोड़ने का, और इसमें ऐसा बहाना नितिन नवीन ने दे दिया कि बात बन गई। उन्होंने तस्वीर एक छाप दी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, लुधियाना में जो तस्वीर 1 साल पहले खिंचाई, 1 साल पहले की। अब नीतीश जी ऑफिस से बाहर हो गए, और उन्होंने निमंत्रण देने के बावजूद, पटना में आडवाणी जी आए हुए थे भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी भाजपा की। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, केंद्र के सारे बड़े नेता यहाँ थे, आडवाणी जी भी थे, और न्योता देकर के भोज कैंसिल कर दिया नीतीश कुमार ने। भोज जो तैयार हो गया था बनकर। लीगल एक्शन की भी बात कही नीतीश जी ने। हाँ, नितिन नवीन को चेताया भी था। और नितिन नवीन के बारे में तो विधानसभा में भी नीतीश ने चेताया था, याद है? हाँ बिल्कुल, जब वो आरजेडी के साथ थे, और नितिन नवीन ने सवाल उठाया था, तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ, मेरा विरोध करो, मेरे खिलाफ बोलो, तभी बीजेपी आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो नितिन नवीन ने ही वो विज्ञापन छपवाया था। हालांकि उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि नीतीश कुमार को नाराज कर देना है। लेकिन दूरदर्शिता थी नितिन नवीन की कि दोनों नेता जो है अगर एक साथ आएंगे तो अलग तरीके का कुछ मैसेज जाएगा, अलग कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अब नितिन नवीन के बारे में इसी इलेक्शन में आप देखिए ना, अभी जो विधानसभा इलेक्शन में है, इसमें कहा जाता है कि करीब करीब 100 विधानसभा से अब खुद वो लड़ रहे हैं, खुद स्ट्रगल करने का, मतलब जिस हिसाब से राजद के द्वारा या फिर महागठबंधन के द्वारा पूरा आबोहवा बनाया जा रहा था, तो डर तो सबके मन में था, डर भाजपा के मन में भी था, पूरे एनडीए के मन में डर बैठा हुआ था। ये अपनी सीट छोड़ के 100-120 सीट पे बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे थे। जो बीजेपी की सीट है उसके अलावा जो एनडीए की सीट है उसके ऊपर भी इनके द्वारा फील्डिंग किया जा रहा था। बिल्कुल। एनडीए के तमाम विधायकों को नितिन नवीन इस बार लड़ा रहे थे चुनाव, ये जान लीजिए। हाँ, एकदम सही बात। चाहे वो जेडीयू के हो, बीजेपी के हो या एलजेपी के हो, सबको हर तरह से मदद कौन कर रहा था? नितिन नवीन। और इनको बड़ा चेहरा बनाने का भी प्रयास। आप देखिए, जब ये एयरपोर्ट पटना में लास्ट संडे को, मंडे को मेरे ख्याल से गए थे, ये सोमवार को जब ये दिल्ली पहुंचे, तो वहां रिसीव करने के लिए आपको दिल्ली के सीएम आ रखी हैं, अमित शाह आ रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी मतलब एक्सप्लोर किया जा रहा है, बहुत बड़ा मैसेज पास ऑन करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई इनको एक्सेप्टेंस प्रॉपर ढंग से मिल जाए, वो कद जो इनको दिया गया है उसका वैल्यू सब दूसरे करें, और पूरे देश में ये मैसेज चला जाए। आज आप हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने बना दिया है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चला गया मैसेज, और अब नितिन नवीन को हल्के में कोई नहीं लेगा। अच्छा, देखिए वो कुर्सी है जो सिखा देती है, होता है ना कोतवाल। अभी आप देखिए ना, जितने केंद्रीय मंत्री हैं या फिर जो भी प्रभारी हैं स्टेट के पूरे भारत से, सब आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, मीडिया कवरेज हो रहा है, पूरे भारत में मैसेज जा रहा है, इनका चेहरे का भी प्रचार हो जा रहा है। मान लीजिए क्षेत्रीय हैं, बिहार से बिलोंग करते, तो हो सकता है साउथ में कोई नहीं जानता हो या नॉर्थ में नहीं जानता हो, तो इसी माध्यम से तमाम नेताओं से मुलाकात हुई है नितिन नवीन की। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो भारत में कौन नहीं जाने, कौन नहीं। वो सब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं रहेगा। और बीजेपी तो यही मैसेज देना चाहती है कि हम गांव के किसी को भी उठा के बना दें, करके युवा को, यही मैसेज है सबसे बड़ा। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है सर, क्योंकि भारत में खासकर राजनीति में युवा 100 साल तक रहते हैं। बिल्कुल, अगर आप स्टेब्लिश नहीं हो गए, जब तक आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन गए, तब तक आपको युवा बोला जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे ये सही में 40-45 साल के युवा को बना के जो 60 साल वाले अपने आप को युवा बोल रहे हैं, हाँ, अब उससे कम से कम पिंड छूट सकता है। बिल्कुल, कि एक्चुअल युवा ये 15-20 साल कम वाला है। तो बीजेपी अगली पीढ़ी तैयार कर रही है, अगली पीढ़ी तैयार कर रही है। केवल नितिन नवीन ही नहीं, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के। ठीक है, नितिन नवीन पे तो चर्चा हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब चुनौतियां क्या क्या है इनके सामने सर, आपको क्या लगता है? देखिए, है अभी तो चुनाव है, बंगाल में ही चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इन चुनावों में जीत हार से उनका कब तय होगा। भाजपा में जो केंद्रीय स्तर पे कुछ गुटबंदियां हैं, संजय जोशी या अन्य तरह के जो लोग जो संजय जोशी के समर्थन में थे, क्या वह भी एक मुसीबत है नितिन नवीन के लिए? अब देखिए, ये तो आपने ठीक कहा कि
मोदी जी का ये तो आखिरी पारी ही है। और तो ज्योतिषी तो रोज निकाल रहे हैं, प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि मोदी जी 2026 में रिजाइन कर देंगे। नहीं, कोई कह रहा 27 में छोड़ देंगे, अच्छा, और राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब क्या क्या भविष्यवाणियां हो रही है, अटकलें लगाई जा रही है। तो ये तो तय है कि भाई अब बीजेपी में भी दूसरी पीढ़ी भाई तैयार है, इंतजार कर रही है अपनी पारी का। अब योगी जी नहीं चाहते हैं कि पीएम बने। मुझे लगता है कि भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, ज्यादातर राज्यों में योगी को ही भारत देख रहा है अगले प्रधानमंत्री के रूप में। सच है, सच है, सच है। आपको भी लगता है सर? एकदम। और आप जैसे बता रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि सर अब घोषणा होने के बाद इन अध्यक्ष बनने, अभी कार्यकारी हैं, परमानेंट भी हो ही जाने वाले हैं आने वाले समय में। किसी की भी मजाल अब होगी जो टांग फंसाएगा, बिल्कुल हिम्मत होगी, नहीं हो सकता है। भाजपा में संभव नहीं है कि ऐसा आगे देखने को मिलेगा। सब एक्सेप्टेंस आ जाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उनके कद काठी को मत देखिए, वो उतने ही प्रभावशाली अध्यक्ष साबित होंगे जितने अमित शाह थे। अच्छा, और जैसे गडकरी थे। नितिन नवीन को हल्का में मत लीजिए। और कोई मामूली चेयर नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वो चेयर कुर्सी है जो सब कुछ सिखा देती है, कुर्सी है जो सब कुछ ऐसा ही सवाल सर आप देखिए, योगी जी के ऊपर भी जिस समय मुख्यमंत्री बनाया गया कितना सवाल उठा था, कितना सवाल उठा था। देखिए, आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के रूप में वो जाने। सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे सर? एकदम ले पाएंगे, जरूर लेंगे। ये तो विपक्ष कह रहा है ना भाई को रबर स्टाम्प है। देखिए, आपने कहा ना कि संघ को नजरअंदाज करके बीजेपी अभी आगे नहीं बढ़ सकती। संघ की सहमति के बाद ही नितिन नवीन बने हैं ना, तो संघ भी पीछे है नितिन नवीन का। ऐसा मत सोचिए कि आप संघ का बना दिया, भले अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, फैसला भले उनका हो, लेकिन पीछे संघ अब खड़ा हो गया जो अध्यक्ष हो गया, ऐसा नहीं है। तो नितिन नवीन भी संघ के बहुत प्यारे हैं और अमित शाह के भी बहुत भरोसेमंद है। तो अब और बढ़िया कोऑर्डिनेशन, और ये मिलजुल के चलने वाले व्यक्ति भी हैं। बीजेपी को और करीब ला सकते हैं नितिन नवीन। चुनौतियां भले ही हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने का तरीका भी नितिन नवीन को आता है, अच्छे से आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन नवीन पर चर्चा तो हम लोगों ने कर लिया, अब आते हैं थोड़ा बिहार पर। सर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और लगातार एक्शन मोड में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, और इसी क्रम में एक घोषणा हुई है कैबिनेट से 7 निश्चय 3.0। तो 1, 2 और 3, तो आप कैसे देखते हैं? मतलब 1, 2 कितना सफल रहा, और अब 3 जो आया है इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं आम जनमानस में? देखिए, नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजनाओं का अहम रोल तो रहा ही। अब नल जल योजना जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो 7 निश्चय का ही पार्ट है। और घर घर बिजली है सर। घर घर बिजली, नल जल योजना, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो 7 निश्चय के तहत आते हैं। अब रोजगार, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया है नीतीश कुमार ने, चुनाव के पहले भी किया था ना भाई। तो लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, तो रोजगार देने के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। तो शिकायतें भी रही हैं 7 निश्चय योजना को लेकर, नल जल को लेकर भी बहुत शिकायतें हैं, लेकिन उसका उपयोग भी बहुत बड़ा है। मतलब अच्छा, जीवन में बहुत परिवर्तन भी आया है गांव के लोगों का। शुद्ध जल, पोर्टेबल वाटर की बहुत कमी है हर जगह। तो नल जल योजना से लोगों को गांव में भी पोर्टेबल वाटर मिल रहा है ना भाई, तो जीवन में बदलाव आ रहा है। लेकिन हाँ, कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश। एक परसेप्शन जो लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है, या फिर जब भाजपा सत्ता में रही तब भी कहा जाता है, भाजपा जब विपक्ष में रही तब इस बात की चर्चा बहुत तेजी से होती थी कि नीतीश कुमार का जो पहला और दूसरा टर्म था, उसी वक्त बिहार में एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन 7 निश्चय 1 तो 2015 में आया। तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कोई भी चीज बदलाव लाने के लिए एक निश्चित ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कोई बदलाव आप ला सकते हैं। सरकार में आओ, धीरे धीरे करके बदलाव आ रहा था। और नल जल योजना जैसे श्रीकांत जी के द्वारा कहा जा रहा है, अब देखिए अभी लास्ट ईयर ही मेरे को लगता है कि 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का MOU हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्री डेवलपमेंट कितना हो रहा है आज, अगर औरंगाबाद की तरफ आप चले जाएं या फिर नॉर्थ बिहार भी चले जाएं, दुनिया भर की इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हो रही है। तो इंडस्ट्री से क्या होगा, ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यू यहाँ पे आएगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी अलग से मिल रहा है।
तो ग्रोथ तो ग्रेजुअली आता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चाह के 2 साल या 3 साल या 5 साल के अंदर में सब चीज को प्रॉपर ढंग से एस्टेब्लिश कर दे, ये संभव नहीं है। तो लगातार काम हो रहा है, अभी आगे आने वाले समय में और भी काम होगा। आपको भी यही लगता है? देखिए, शुरू में लोगों को इसलिए लोग कहते हैं कि 5 साल बहुत अच्छा था उनका, इसलिए कि उन 5 सालों में ऐसा काम किया जो विजिबल था, जो पहले दिख नहीं रहा, जो सड़कें थी। और चूंकि एकाएक नहीं, सड़कों की हाल कितनी खराब थी, तो उसको बनवाया तो दिखने लगा, सड़क बनी और दिखने लगा चेंज। बिजली में कितना सुधार हुआ ना भाई। तो बिजली दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है, कानून व्यवस्था, सुशासन भी यूएसपी है ना नीतीश कुमार की, वो तत्काल प्रभाव दिखा तो लोग उसको अभी भी याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम है जिसका दीर्घकालीन परिणाम होते हैं, मतलब एक दिन में नतीजा नहीं निकलता। तो अब जैसे रोजगार के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, तो एक झटके में उसका असर थोड़े दिखेगा। अब भाई बाहर से उद्योगपति आएंगे, ठीक है, उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो बारी बारी से चर्चा अगर करें तो 7 निश्चय वन 2015 से जो है 20 के दरमियान जो है कहा गया, और इसमें जो पहला इनका था कि आर्थिक हल युवाओं को बल, कितना सफल मानते हैं इस प्रोग्राम को आप? हमको नहीं लगता है कि बहुत जमीन पर ये योजना उतर पाएगी। ये पर्टिकुलर जो योजना है ये थोड़ा सा वो, क्योंकि आप देखिएगा ना कि 7 निश्चय योजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन योजना है, आप ही जरा बताइए, आपको कौन सी योजना? हर घर नल वाला जो ज्यादा है वही सबसे ज्यादा चर्चा में। अगर कोई किसी अनजान आदमी से भी पूछिएगा कि 7 निश्चय योजनाओं में नीतीश कुमार की कौन सी योजना है, पहली योजनाओं को अगर 7 निश्चय वन को हम पूरा अगर देखें सर, तो उसमें आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, उसके बाद हर घर नल जल, उसके बाद शौचालय जो निर्माण है उसको लेकर हुआ। तो सबसे जो बेहतर कंडीशन वाला जो अभी तक लोग याद कर रहे हैं, तो कौन सा योजना को आप मानेंगे 7 निश्चय वन में? सबसे पहले तो आपको नल जल योजना जो आई है धरातल पे, और दूसरा नल जल के साथ में आपका गली नली योजना भी इसके साथ ही जुड़ी हुई थी, जिससे काफी लाभ हुआ। गांव में गंदगी, या फिर शहर में भी आप अगर देखते तो गंदगी का अंबार लगा होता था, गांव गली में जाने का रास्ता नहीं था। पटना बहुत पुराना सिटी है, बहुत पुरानी सिटी होने के कारण यहाँ पे गली और ये सब रोड्स वगैरह काफी सकड़े हैं, उससे बहुत लाभ हुआ। तो काम तो बहुत ही हुआ है। ग्रामीण इलाकों को, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। और गांव गांव में, घर घर में शौचालय बनाए गए, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं समय के साथ। तो नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण से लेकर शहरी लोगों के जीवन में बदलाव के लिए बहुत काम किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में नल जल योजना है। हाँ, क्योंकि उसमें खामियां भी बहुत ज्यादा रही, इस वजह से उसकी चर्चा नहीं, ये सरकार एक्सेप्ट भी कर रही है। अभी आप अगर देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि कुछ त्रुटियां हैं जिसको अभी पार्ट 3 में उन लोगों के द्वारा दूर की जाएगी। तो 3 की अगर चर्चा करें सर, तो इसमें अब जो है फोकस सरकार का आपको क्या दिखता है? जैसे दोगुना रोजगार, दोगुना आय, समृद्ध उद्योग, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सर्वजन का सम्मान, सुगम जीवन। बस वही है, मतलब रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, मतलब अब मूलभूत जो चीजें थी उनसे हटकर अब जो है अब रोजगार और आय के साधन जो है बढ़ाने पर सरकार का ज्यादा नहीं, इसमें एक चीज सरकार को आके सामने क्लियर करना चाहिए। मान लीजिए कि दुगनी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उसका समय सीमा कुछ बताएं कि क्या समय सीमा में इसको इम्प्लीमेंट कर पाने में सक्षम है। ऐसा तो नहीं है कि 15 साल, 25 साल, 50 साल में कोई होगा। इंडस्ट्री का अगर MOU हुआ है 50 लाख, जैसे सरकार के द्वारा क्लियर किया गया था, दावा किया गया था कि 50 लाख करोड़ की का MOU हुआ है, तो ठीक है, MOU अलग है और इंडस्ट्री लगना अलग है। तो वो कब तक लगेगा? अभी गन्ना इंडस्ट्री को दोबारा से चालू करने की बात हो रही है, तो वो एक तय समय सीमा हो, कब तक ये ऐसा होगा। अगर ये सामने आके एक फिक्स टाइम फ्रेम में अगर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उस थोड़ा सा डेवलपमेंट के प्रति रुझान भी पब्लिक का बढ़ेगा। जो बाहर पलायन हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल लाया जा सकता है। अब इसके राजनीतिक पहलू पे थोड़ा बात कर लेते हैं सर। ये तीनों योजनाएं जो है, 7 निश्चय का मतलब है नीतीश कुमार, गठबंधन की सरकार है। भाजपा फुल फ्लेज में इस बार जो है, जिस फुल फ्लेज में दिख रही है, पहले उतना नहीं दिखती थी। और इधर चिराग पासवान की भी पार्टी अब साथ में है, उनका भी एक अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा है। तो अब जो
ये लाया गया 7 निश्चय, उसको आप राजनीतिक रूप से किस तरीके से आप देख रहे हैं? मतलब न भाजपा का एजेंडा, न चिराग का एजेंडा, न आरएलएम का, न जीतन राम मांझी का, ओनली नीतीश। देखिए, समय के साथ चुनाव का भी मुद्दा बदला है। पहले कभी चुनाव में रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ मुद्दा होता था? ठीक है, कभी नहीं। तो एक तो आप मानेंगे कि जन स्वराज के आने के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आया, मतलब चेंज हुआ, राजनीतिक मुद्दे बदल गए और हर दल, तेजस्वी यादव भी रोजगार, पलायन पर बोलने लगे। तो बीजेपी क्रेडिट आप प्रशांत किशोर को दे रहे हैं? नहीं है, चुनाव का मुद्दा बदलने का पहले तो प्रशांत किशोर ने उठाया कि पहले तेजस्वी ने उठाया सर? नहीं, रोजगार का मुद्दा प्रशांत किशोर के आने के बाद ही तेजस्वी नहीं बना सकते थे इसको मुद्दा, क्योंकि उन पर भरोसा ही लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम था। लेकिन प्रशांत किशोर का सर एक और मुद्दा बनाया हुआ काफी मतलब पॉपुलर हुआ और उसके ऊपर इन लोगों को जवाब देना पड़ा। वो मुद्दा था आपको पलायन वाला सर। पलायन का मुद्दा सबसे पहले अगर किसी के द्वारा उठाया गया था तो वो प्रशांत किशोर के द्वारा उठाया गया। वही बोले कि उन्होंने राजनीति के चुनाव के मुद्दे को बदला, आया हर दल ने उसी को मुद्दा बनाया। और नीतीश कुमार बहुत समझदार है, वो जो समझ में आता है मुद्दा है, जो योजनाएं समझ में आती हैं उसको अमली जामा पहनाने में वो संकोच नहीं करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इनका आइडिया था ना, तुरंत उस पर अमल करते हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। मैंने कन्यादान योजना शुरू की थी और उसमें नीतीश कुमार को बुलवाया था और गरीब माताओं को, बहनों को, लड़कियों के शादी के लिए कुछ लोगों से डोनेशन दिलवाया था। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तो पूरा बिहार सरकार ने अपना लिया उस योजना को। और राष्ट्रपति आई उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने। तो नीतीश कुमार क्रेडिट नहीं दिए हमको कि नहीं ये आपकी योजना थी, उससे प्रभावित होकर, लेकिन उन्होंने उस योजना को शुरू जरूर कर दिया। तो नीतीश कुमार तेजस्वी क्या कहते हैं कि हमारा नकल कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो ऐलान कर दे रहे हैं। तो भाई नीतीश कुमार शुरू से सही रहे। अच्छा, हाँ, कि आप कोई किसी का आइडिया हो अच्छा है तो अच्छा लगेगा तो इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रशांत किशोर की आपने चर्चा की, तो अब नया क्लाइंट खोज लिए हैं उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर। तो अभी प्रियंका गांधी से भी मिल रहे हैं। तो वही तो बोले उत्तर प्रदेश के लिए क्लाइंट खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर से भी मिल रहे हैं, तो बहुत लोगों से मिल रहे हैं भाई। तो देखिए, प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए, इसका असर उनके प्रोफेशन पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी कल तक तो कहते थे ना कि जो भी पीएम बना से मुलाकात का सर रीजन क्या रहा सर? क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें कैंपेनिंग के लिए क्या प्रशांत किशोर को काम दिया जा रहा है? ऐसा लगता नहीं है। हमको लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे ही कांग्रेस के साथ मिल के कुछ करने के प्लान में ये हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर एक तो यहाँ तो फेलियर हो ही गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितना बड़ा हवा उनके द्वारा बनाया गया था वैसा प्रूव नहीं कर पाए कुछ भी। तो अब कांग्रेस के साथ जाने का मतलब ही है कि सिर्फ एक स्टेट को वो नहीं देख रहे होंगे। जब अपने स्टेट में, जहाँ जिस स्टेट से, जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप कैसे सोचते हैं कि वो जाके केरला में और बंगाल में या उत्तर प्रदेश में परफॉर्म कर पाएंगे? ये समझ में आ गया होगा कि अब जो है, जो काम मेरा था वही ठीक है। अब उत्तर प्रदेश उस काम के ऊपर भी तो डेंट लग गया। उसी काम के बदौलत राजनीति में आए थे। नहीं तो प्रभावित तो बोले उनका प्रोफेशन भी प्रभावित होगा कुछ, लेकिन तब है 2 माइनस मिलके 1 प्लस हो जाए, हो सकता है। देखिए, कांग्रेस और प्रशांत किशोर यूं तो नहीं मिलते हैं। हाँ, यूं ही कैसे मिलेंगे भाई? वो अगर मिल रहा है प्रियंका गांधी से, तो प्रियंका गांधी का भी कांग्रेस में रोल बढ़ गया है। हाँ, जब राहुल गांधी पीछे, प्रियंका गांधी आगे दिखाई दे रही है। सर अभी तो विदेश में आएंगे तब तो रोल बढ़ेगा। वही बात है, संसद नहीं, प्रियंका गांधी ज्यादा मैच्योर दिखती है, मैच्योर दिखती है, ज्यादा समझदार दिखती है। उनके भाषण भी प्रभाव, और विपक्ष के साथ भी वो तालमेल बिठा के चलती हैं। परसों देखिए सर, अब देख लीजिए ना, तो गडकरी जी को भी मना लेती हैं, उससे अपना काम निकलवा लेती हैं, मोदी जी को भी प्रणाम कर लेती हैं और प्यार से मोदी जी की क्लास भी लगा देती हैं। तो उनमें गुण है जो क्वालिटी है इंदिरा जी में था। तो अब तो कांग्रेस लग रहा है कि भाई भले न बढ़ाए प्रियंका को, प्रियंका खुद आगे बढ़ गई है और राहुल गांधी पीछे हो गए और उनसे मिल रहे हैं प्रशांत किशोर। तो कुछ तो ऐसा लगता है सर कि ये संभव हो पाएगा। बिहार में भी जब राहुल गांधी यात्रा और बाइक सवार और फलाना ढिकाना कर रहे थे, उस समय भी कहा जा रहा था आगे बढ़ गए, और फिर कितने पीछे चले गए पता ही नहीं लगा। हाँ, लेकिन अब तो कांग्रेस ही है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है ना, आज ना कल जब भी। हाँ, अब तो सर बहुत प्रशांत किशोर को करीब से मतलब कवर करते रहे हैं, बड़े अच्छे संबंध भी आपके हैं। तो आपको लगता है कि मतलब
पार्टियों का विलय होगा, जनसुराज विलय होगी, या फिर नहीं, जनसुराज का विलय प्रशांत किशोर करेंगे मुझे नहीं लगता है। और प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि 27 के बाद ही 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। अभी 1.5 साल और आराम ही करेंगे। तो और राजद से फाइनली थे, सबको छुट्टी दे दी है। हाँ, 1.5 साल के लिए पेमेंट भी सबका हजारों हजार लोग थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। हाँ, सबकी छुट्टी हो गई है, सब रोड पर आ गए, सब रोड पे आ गए, सब सड़क पर आ गए हैं। तो प्रशांत किशोर अकेले सड़क पर नहीं आए, तो उनके साथ उनके लिए काम करने वाले हजारों नौजवान भी बिहार के सड़क पर आ गए हैं, ये जान लीजिए। कम से कम भाई जो भी पैसा वो खर्च कर रहे थे, कहीं से भी ला रहे थे, बिहार का पैसा तो उनके पास था नहीं, कोई घोटाला घपला तो किया नहीं था, दूसरे राज्यों से ही पैसा ला रहे थे ना, कहीं से जुगाड़ करके। खर्चा कहाँ हो रहा था? बिहार में। तो कांग्रेस उनके सर पे क्यों, मतलब कंधे पे क्यों सवार होना चाहती है? राजद से फाइनली छुटकारा पाना चाहती है। अब कांग्रेस भी चाहती है कि प्रशांत किशोर की, देखिए है क्या ना कि चुनाव केवल स्ट्रेटेजी से नहीं जीत सकते। स्ट्रेटेजी से आप कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते। उसके लिए परसेप्शन की जरूरत है। तो स्ट्रेटेजी बनाना तो प्रशांत किशोर जानते हैं। किसी दल के लिए वो काम करेंगे तो उसको ज्यादा फायदा वही मैं कहा ना कि उत्तर प्रदेश के लिए इनको हायर किया गया है क्या? जा सकता नहीं, कांग्रेस सर अकेले लड़ कहाँ रही है, हर समय तो किसी न किसी के साथ अलायंस है। लेकिन यूपी में दिक्कत है, कांग्रेस को अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहा। हो सकता है कांग्रेस वहां अकेले लड़े, प्रयोग कर ले, बिहार में नहीं कर पाई। वो उसको है ये अफसोस। हायर कर सकती है सर। पिछले बार ही सर आप बता रहे थे कि राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि बिहार में अकेले, हाँ, लेकिन तैयार ही नहीं हुए कांग्रेस के बिहार के ही नेता। लेकिन अब लगता है कि इसका अब संजय अखिलेश सिंह नहीं देंगे भाव, तो क्या करेगी कांग्रेस? हो सकता है कि वहां दूसरे दलों के साथ, मतलब छोटे दलों के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले। प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजी बनाकर कांग्रेस की मदद करे। और प्रशांत किशोर की समझ में आ गई है कि भाई अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाना, राजनीति करना संभव है। दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, दोनों हारे हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन सर प्रशांत किशोर ही थे जो बता रहे थे कि अलायंस किसी के साथ तो असंभव है करना। तो हम बता रहे थे ना, जब उनको लग रहा था कि वो सरकार बना ले। वो तो सर तो भाजपा को बोल रहे थे जिसको मिलना है वो मेरे में आके मिल जाए। हाँ, तो चुनाव के पहले बोल रहे थे राजनीति और जी, आज बोलेंगे वो। देखिए बदल जाती है परिस्थिति। राजनीति और क्रिकेट भाई अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर से वापस बिहार पर आते हैं। और बिहार का जो अभी समय जो चल रहा है सर, बड़ा कहा जा रहा है कि गोल्डन पीरियड है, जिस एक्शन में बिहार सरकार के सीएम खुद, मंत्री पूरा एक्शन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है सर। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं, या लोजपा के मंत्री हैं, या आरएलएम के जो मंत्री हैं, उनका जो एक्शन दिख रहा है उसके बनिस्बत जनता दल यूनाइटेड के जो पुराने मंत्री हैं उनका थोड़ा काम कम दिख रहा है। आपको भी लगता है? नहीं, आपको मतलब वो प्रचार कम दिख रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार ने तो सब पुराने लोगों को ही रिपीट किया है ना। हाँ, कहाँ नया किसी को मंत्री बनाया है? बीजेपी ने तो सब पुराने की छुट्टी कर दी है, सब नए को बनाया है। कुछ नए, तो नए मंत्री बने हैं तो थोड़ा ज्यादा जोर लगाएंगे ही, उनको पहचान भी बनानी है। तो आपको क्या लगता है सर, जनता दल यूनाइटेड के तमाम पुराने चेहरों को मंत्री बना दिया गया, तो क्या इस वजह से ही उनका मीडिया परसेप्शन कम दिख रहा है, मीडिया में कम दिख रहे हैं लोग, एक्शन कम दिख रहा है उनका? मेरे हिसाब से सर बीजेपी को पावर सही में अभी समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी जो मंत्री बने हैं ना, अब लग रहा है कि हाँ मंत्री बने हैं। अच्छा, और जेडीयू क्या दिखाएगी? वो तो ऑलरेडी पिछले 15 साल से 20 साल से वही मंत्री हैं, या फिर मान लीजिए कि वो रूल कर ही रही है, मंत्रालय चला रही है, काम हो रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले 7 निश्चय बोल रहे थे, तो 7 निश्चय तो इनका ही है, नीतीश जी का ही प्रोग्राम है, और इम्प्लीमेंट करने वाले यही मंत्री हैं। भाजपा के मंत्री पहले जो मंत्रालय मिल रखा था वो कितना काम कर पा रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंट रूप में। भाजपा को फ्री हैंड दिया गया और नए चेहरे सर ऐसा लगता है, नए चेहरे आए तो काम सर तेजी से हो रहा है ना। मेरा पॉइंट ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड भी कोई स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक तो नहीं करे, कोई नए चेहरों को, जो युवा चेहरे हैं उनको आगे लाना चाहिए, बनस्पत जो बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। ठीक है, युवा और अनुभव दोनों साथ होना चाहिए। तो जो जेडीयू के मंत्री हैं अनुभवी हैं, उनका भी मंत्रिमंडल में रहना फायदे की बात है। और बीजेपी के युवा नेताओं को मिला है मंत्री का पद, ये भी अच्छी बात है। दोनों का सामंजस्य बिल्कुल दिख रहा है। और बीजेपी वाकई, देखिए सरकार तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वर्षों से चला रहा है, लेकिन पहली बार ठीक कहा अमित जी ने कि ये लग रहा है कि बीजेपी
खुद सरकार चला रही है। फुल फ्लेज में हाँ, सरकार भाजपा चला रही भी है, उस पर ज्यादा पावर, इंडिपेंडेंट पावर समझ में आ रहा है। बिल्कुल उसको अपने मंत्रालय पर पूरा कंट्रोल है। ये कभी नहीं रहता था, सबके मंत्रालय पर नीतीश कुमार का ही कंट्रोल रहता जी। था। इस बार जो मंत्री जिस विभाग का मंत्री है उसका कंट्रोल है, तो थोड़ा ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आप ये कहेंगे सर कि अब अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन ले लिया जाए, सख्त डिसीजन लिया जाए, तो उसका मंत्रालय नहीं जाएगा भाजपा, आरएलएम और चिराग के पार्टी से कि कोटे देखिए, से? अभी भी जो मेन रोल में है वो नीतीश कुमार और जदयू ही है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी उसके ऊपर हावी अभी आने वाले समय में भी हो पाएगी, ये संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि बीजेपी मनमाना कुछ करना चाहे और उसको करने दे दिया जाए, ये संभव नहीं दिखाई देता। फिर से मंत्रालय जा सकता है। अब मतलब ऐसा बोलना तो कई बार सर ऐसा हुआ है ना कि सेल्फ डिसीजन भाजपा के मंत्रियों ने लेना शुरू किया और उनकी छुट्टी हो गई मंत्रालय से। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। अब समय के साथ परिस्थिति भी बदल गई है, और अब जिस एक्शन में सर भाजपा के नेता और क्या बुरा कोई खराब काम कर रहे हैं? खराब काम तो सर विजय सिन्हा भी पथ निर्माण में नहीं किए थे। हाँ, तो हटा दिया गया ना उनको, कंपनियों ने बदलवा दिया उनका विभाग। हाँ, वही मेरा कहना है तो अभी हो सकता है, वही मेरा वो सवाल है। अब सर संभव नहीं है। अब ऐसा दिखता है कि सब कोई, और जो मंत्री इतना एक्टिव दिख रहे हैं सर, दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए मंत्री। रामसूरत राय के साथ क्या हुआ सर? ठीक है, लेकिन अब विजय सिन्हा के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, सम्राट चौधरी के साथ ऐसा नहीं कुछ होगा, वो सरकार ही है मानकर चलिए। अगर ऐसा ही कुछ होना होता सर तो अतिरिक्त प्रभार भी इनको अभी मिला है सर। हाँ। आपको नितिन नवीन वाला जो प्रभार था वो एक तो दिलीप जायसवाल जी को मिल गया, एक विजय सिन्हा जी को मिल गया। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, और बिहार के हक में इसलिए अच्छा है कि देखिए केंद्र में सरकार है एनडीए की, बिहार में भी है, और बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं एनडीए ने इस बार, तो उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी है। जवाबदेही से भाग नहीं सकते। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बीजेपी वाले एनडीए वाले भाग नहीं सकते हैं, तो बिहार के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा उनको, तो बिहार को फायदा ही सचिव लेवल पे कोई खेल नहीं ना होगा सर? सचिव जो है ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, या डायरेक्ट वो नीतीश कुमार को रिपोर्ट पहले किया करते थे, अब वो बात नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता है। हाँ, फुल फ्लेज में अब जो चल रहा है वो चलेगा। अब पहले वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार के बिना सरकार अभी भी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है वो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब खुली छूट थोड़ी दे दी है, ऐसा नहीं आजादी खुली छूट दे दी है। हाँ भाई, अपने हिसाब से बढ़िया, एकदम बढ़िया से। चलिए, तो अब मंत्रियों को कम और ये बिहार के लिए अच्छा है। अच्छा, बिहार के लिए इंडिपेंडेंट, जब तक मंत्री इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? चलिए, तो अब मंत्रियों को कम से कम डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते सर। हो तो कुछ भी सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। नितिन नवीन की चर्चा आप लोगों ने की, तो फिर से एक बार हम पूछ लेंगे सर सवाल दोनों लोगों से बारी बारी से, कि नितिन नवीन तो कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाएंगे, तो नितिन नवीन के बाद कौन बिहार में? बीजेपी की परंपरा रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसको बीजेपी राज्यसभा भेज देती है। तो नितिन नवीन विधायक है ना भाई, तो नितिन नवीन का राज्यसभा जाना तय। विधायक ही छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। अब राज्यसभा और जरूरी भी है सर, अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे तो वो व्यवस्था उनको दिल्ली में नहीं दिया जा पाएगा। बिल्कुल, वो प्रोटोकॉल नहीं मिल पाएगा, घर नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। कौन लगता है सर बांकीपुर से विधायक और फिर उसके बाद मंत्री? मुझे लगता है दो उम्मीदवार हैं, एक तो ऋतुराज जी है, ऋतुराज सिन्हा विधायक ही लड़ेंगे। आप क्यों नहीं लड़ेंगे? शुरुआत तो विधायकी से ही होती है। एक जैसे श्रीकांत जी बोल रहे थे, संजय मयूख का भी चांसेस बनता है, भी लाइन में है। तो संजय मयूख तो एमएलसी है, लेकिन एमएलसी होना और विधायक होना दोनों में बहुत फर्क है। संजय नहीं चाहेंगे कि हम चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जीतना और सेफ सीट है, मंत्री का बनना। लेकिन भाजपा में सर कुछ भी हो सकता है। पता लगा कि एक चेहरा कोई ऐसा बाहर से आया, तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, ये तो बात प्रेडिक्शन एकदम। लेकिन हाँ, दो लोगों का नाम चल रहा है, हम ये कह सकते हैं, एक संजय मयूख। सर नाम लेना भी बहुत खतरनाक है सर, जिसका नाम ले लिया जाता है उसका नंबर ही नहीं आता है। ये भी है। तो चलिए, तो नाम हम लोग नाम नहीं लिए। चलिए, तो ठीक है, इन दोनों का नाम चल रहा है, ठीक है, लेकिन मंत्री तो चाहिए ना। एक पटना से, एक तो रामकृपाल यादव है दानापुर से, तो बांकीपुर से मान लीजिए जो नया कैंडिडेट होगा उसको बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तो क्या संजीव चौरसिया का जो है किस्मत चमक सकता है, मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, संजीव चौरसिया के लिए स्कोप है, और वो बहुत अनुभवी नेता है। हाँ, विद्यार्थी कभी विवादों से नाता नहीं रहा, और दीघा से तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उनके पिता
भी बीजेपी के कद्दावर नेता कद्दावर रहे, नेता रहे हैं। हाँ। ठीक ना। सर बात तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी चल रहा है। प्रदेश चल ही रहा अध्यक्ष था, चल ही के रहा रेस था। में भी थे थे, वो, बिल्कुल थे। लेकिन अब प्रदेश के अध्यक्ष तो बन गए सरावगी जी। जी। तो सरावगी जी भी को भी बहुत सोच समझ कर बनाया बीजेपी ने, ऐसे ही नहीं बना दिया। क्यों बना दिया सर? अरे भाई, एक तो बीजेपी ने का फोकस है अति पिछड़ा, आप जान रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और अति पिछड़ा के साथ भी बीजेपी चाहती है कि जो अगला समाज जो जुटा हुआ है स्वर्ण समाज, उसके साथ वो भी नाराज न हो। तो बनिया समाज से आते हैं, अति पिछड़ा भी ओबीसी में आएंगे। ओबीसी में ही, और बनिया ही समाज से है, हाँ, हाँ, बनिया तो उसी में भी अति पिछड़ा माने जाते हैं। तो उनको बनाने से अति पिछड़ों की गोलबंदी होगी, और अपर कास्ट को भी बनिया से कोई नाराजगी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर उनको बनाया है बीजेपी ने। वैश्य का रिप्लेसमेंट वैश्य से, ये भी तो चर्चाएं चल रही थी ना कि भाई दिलीप जायसवाल उस समाज से हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट दिलीप जायसवाल को तो ऐसे भी बहुत जैसे श्रीकांत जी बता रहे हैं, एकदम सही है कि एक ओबीसी से अगर बनाया जा रहा है तो बहुत ज्यादा किसी दूसरे कास्ट में या दूसरे कौम में बहुत ज्यादा वो भी बनिया उठापटक समाज नहीं से हो आए पाएगा। तो हाँ। किसी को ठीक है। तो एक और चर्चा है, जल्दी जल्दी हम लोग लास्ट के 1-2 टॉपिक और हमारे पास बचे हुए हैं। राज्यसभा की चर्चा है सर। अप्रैल में 5 राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हो रही है। राजद के 2, एक प्रेमचंद गुप्ता, एक अमरेंद्रधारी सिंह, 2 राजद की जो है वो सीट है, और उसके बाद 2 जनता दल यूनाइटेड के, एक हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, और एक आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा। ये 5 सीटें जो है राज्यसभा की खाली हो रही हैं सर। तो क्या लग रहा है, इन 5 सीटों में कौन किसके हाथों जा सकता है? कहा जा रहा है कि राजद को तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि राजद के पास विधायक ही नहीं है। एक सांसद बनाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। 41 से 45 के लगभग हाँ, तो है विधायकों नहीं। की आवश्यकता चाहिए। हाँ। महागठबंधन के पास तो है ही नहीं, 35 है। हाँ। तो कोई राज्यसभा नहीं जाने वाला है। और जहां तक बाकी जो सीट है, जैसे हरिवंश जी का है और रामनाथ ठाकुर का है, ठाकुर का है, हाँ। तो जेडीयू की ये परंपरा रही है, मुझे जहां तक याद है कि 2 बार से 3 बार किसी को रिपीट नहीं किया है नीतीश कुमार ने अभी तक। अच्छा। हाँ, देख लीजिएगा। हाँ। जिसको भी राज्यसभा बनाया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार नहीं बनाया। हरिवंश नहीं, किसी को नहीं बनाया है। लेकिन इस बार ये चूंकि बेहद खास है, बेहद खास है हरिवंश नारायण सिंह, तो और दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर, तो हटाया ही नहीं जा सकता है। हाँ। नीतीश कुमार के, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इनको रिपीट कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन ऐसा किए नहीं पहले, ये भी जान लीजिए। अब पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी तक नीतीश कुमार ने लगातार 3 बार किसी को राज्यसभा नहीं भेजा है, लेकिन ये दोनों बहुत खास पद पर है। नीतीश कुमार के बेहद खास है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है। बचा हुआ जो 3 सीट है सर, 2 तो मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड रिपीट कर सकती है, अब क्या होगा क्या नहीं उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन बचा हुआ 3 सीट में 2 भाजपा को जाएगा और 1 पर कहा जा रहा है कि वोटिंग हो सकता है। तो भाजपा कोटे से क्या लग रहा है, किसके किसके नामों की चर्चा हो रही है? हमको तो लगता है एक तो उपेंद्र कुशवाहा, उनको रिपीट होना ही होना है, किसी भी हालत में उनका रिपीटेशन होगा। और एक चर्चा चिराग पासवान की माताजी का भी चल रहा है कि उनको भी भेजा जा सकता है। नितिन नवीन का नाम है। नितिन नवीन का तो रहेगा ही, नितिन नवीन का तो नाम है। और यही पेच है ना, 2 ही सीट है। हाँ, 2 सीट है और 3 लोग दावेदार है, प्रबल दावेदार। देखिए इसमें 4 नाम है सर। आचार पवन सिंह का नाम है। वैसे तो 1 दर्जन है। वैसे तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, मतलब उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे ऐसा उपेंद्र लगता है। कुशवाहा को जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरे शाहाबाद और मगध का रिजल्ट देखिएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत प्रभाव भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता के रहे हैं, और इस बार भी उनका दमखम दिखा है, तो उनको बीजेपी अगर नहीं भेजेगी तो बड़ा खराब मैसेज आएगा। अच्छा। हाँ? और जहां तक पवन सिंह का आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो पवन सिंह को कहीं से भी भेजा जा सकता है। हाँ, अगर बीजेपी राज्यसभा, पवन सिंह को नहीं भेजने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सर। आप नहीं मानेंगे, मैं पवन सिंह से मिला भी नहीं हूँ और न मैं उनका विरोधी हूँ, ठीक है ना। पवन सिंह के बारे में बहुत खराब मैसेज गया था, उनकी पत्नी के लेकर जो विवाद हुआ है, लेकिन जीत में बड़ी भूमिका भी करी जा रही है। मैं नहीं मानता हूँ। ये तो जंगल राज का नैरेटिव है, जिसने पूरे अपर कास्ट को गोलबंद कर दिया इंडिया के पक्ष में। मोदी नीतीश के जोड़ी आपसे जिसको देना है दे दीजिए। लोकसभा में जो इंसिडेंस हुआ था सर ये पवन सिंह को लेके, उससे बचने के लिए विधानसभा में भाजपा या फिर एनडीए के द्वारा पवन सिंह का सहयोग लिया गया, लेकिन उनसे लोग नाराज थे। मैं गया था, ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ, मेरे पास वो सर्वे है कि कैसे लोगों को बीजेपी लाती है, आगे करती है। तो पवन सिंह, ठीक है, पवन सिंह खुद लड़ते चुनाव ना, तो उनके हैं फैन फॉलोअर्स, वो दे देंगे वोट, उनके कहने पर किसी को वोट देंगे, आप भ्रम मत रहिए। उनको वोट दे देंगे, दिया भी, और उपेंद्र कुशवाहा इसी कारण हारे। लेकिन अब पवन सिंह राजपूत का पूरा वोट किसी को ट्रांसफर करा देंगे, ये दमखम नहीं है।
ये तो राजू प्रताप रूढ़ी जैसे लोग करा सकते हैं, सही बात है जिनका कद बड़ा है। जी। अब पवन सिंह को आप नेता मत सर ऐसा मैं ही तो होता नहीं तो मानता हूं। खेसारी लाल यादव अपना सीट निकाल लिया खेसारी खेसारी का जो हाल हुआ वही पवन सिंह का हाल हुआ, हाँ। वही ना हुआ है जी। और ये अपने जाति के युवाओं वोट के बहुत से चहेते हैं पवन सिंह। ऐसे युवाओं के जिनके बीच आप जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो पागल है, थूक देंगे आपके देह पर। पवन सिंह के समर्थकों के बीच में आप जाइएगा ना, तो ऐसे युवा है 12 से 18 15 साल के, आपके देह पर लिटरली थूकेंगे वो, आपका कैमरा छीन लेंगे, आपको मारेंगे। पागल है, इतना हुदंगी पागल लोग ही उनके फॉलोअर्स हैं, जिनको वोट देने का अधिकार ही नहीं। सर अगर आप इस तरह से इस तरह की बात अगर कर रहे हैं सर, हाँ। तो आप चिराग पासवान की कोई भी रैली अगर होती है उसमें जाइए, आप देखिए किसी का चेन छिन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस तरह के लोग हर चिराग जगह पासवान के लोग चिराग को लेकर क्रेज दिखता तो है, वही ना। लेकिन कहने का मतलब ऐसा जो इस तरह के लोग हैं वो हर जगह है, हर पार्टी में है, हर तो रैली चिराग में तो दिख हर जाते हैं शो सर, हम में लोग आ जब कवर जाते हैं। करने जाते हैं तो चिराग में तो सामने दिख जाते हैं वो लोग, उस तरह के लोग। लेकिन मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा अहमियत अगर पवन सिंह को देगी बीजेपी तो नहीं अच्छा ऐसा नहीं नहीं खराब लगता है मैसेज सर, ऐसा नहीं लगता है तो मतलब आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं राज्यसभा, जाना चाहिए। जी। उपेंद्र कुशवाहा को जाना चाहिए। तो अंतिम में एक मुद्दा जो बिहार में और देश में ट्रेंड कर रहा है, उस पर भी दोनों पत्रकारों से चर्चा कर लेनी जरूरी है। सर डॉक्टर नुसरत की चर्चा जो है खूब इस वक्त हो रही है, कल भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम लोग जब बात किए विभाग के कई अधिकारियों से तो उनका कहना है कि नुसरत ज्वाइन कर सकती हैं, टच में है। शनिवार को ही करने वाली थी ज्वाइन, हाँ, शनिवार को इंतजार भी किया जाता रहा लेकिन वो नहीं आया। नहीं है। और इस बीच उनको झारखंड से बड़ा ऑफर भी मिल गया हाँ, कि 3 लाख की वहाँ नौकरी के मिल स्वास्थ्य जाएगी। मंत्री घर देंगे, नौकरी देंगे, सब हाँ, देंगे। तो यहाँ तो नहीं संभव है, 3 लाख रुपया बिहार सरकार तो नहीं दे पाएगी, और घर भी यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है ना। और मनचाही पोस्टिंग भले दे सकती है, लेकिन यहाँ ना घर दे सकती है सरकार, ना 3 लाख रुपया सैलरी दे सकती है। झारखंड में ऐसा है प्रावधान, वहां सरकार दे सकती है, ठीक है ना। तो ये तो कोरी राजनीति है ना सर, राजनीति ही है और क्या है। अब एक ऐसा विवाद जो विवाद है ही नहीं, नीतीश कुमार ने कौन ऐसा बड़ा अपराध कर दिया था कि उसको आप चश्मा उतारिए ना मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाला, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने नहा के उसको बड़ा ऐसा ही एक इंसिडेंट आप देखने को मिला था सर राजस्थान में अशोक गहलोत के टाइम में, तो उस समय तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं, जबरदस्ती मुद्दा बनाया जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया है। और ये नुकसान उस लड़की का ही हो सकता है। ये मुद्दा जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, उसका पूरा करियर आगे बचा हुआ है। उसको नहीं चाहिए कि इस राजनीतिक जो विवाद चल रहा है उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करे। वो कहाँ इन्वॉल्व हो रही है, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया, इतने बड़े बड़े ऑफर दे दिए गए हैं कि वो कंफ्यूज हो गई है। राजद की तरफ से सर्कल बोल दिया गया कि राजद ज्वाइन कर लीजिए, आप बताइए। नहीं तो जबरदस्ती का, मान लीजिए एक छोटा सा कोई मैटर है उसको लेके आप तूल दे रहे हैं, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना इस चीज का। अब झारखंड से देखिए वो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनके द्वारा 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया। अब अगर इस तरह का ऑफर या इस तरह से राजनीति में छोटे छोटे मैटर को लेके किसी को खींचा जाएगा तो इस तरह का इंसिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक खराब परंपरा की शुरुआत, परंपरा बहुत खराब हो जाएगी। तो ये परंपरा बहुत खराब है। और नीतीश जी के साथ काम करने वाले लोग हों चाहे वरिष्ठ, कई पत्रकारों से मेरी सर बातचीत हुई, सबने कहा कि नीतीश जी का व्यक्तित्व उस प्रकार का है ही नहीं है, और उनका बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं रहा, वो इंटेंशन दिख कहाँ रहा, दिख भी नहीं रहा है। एक होता है ना कि पिता का जो प्यार दिखता है, और देख रहे कि क्यों हमारी बेटी नकाब लगा के है, सही बात अब तो डॉक्टर बन गई है, जी। अब तुमको चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है बेटा, ये भी तो हो सकता है। वही जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा दिखेगा। तो नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए थी, तो आप उनकी खिंचाई कर रहे हैं। कई भाई कि हमारा धर्म परंपरा, कल राज्यपाल भी यही बात बोल रखे हैं। कई कार्यक्रमों में सर देखा गया है कि नीतीश जी जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं जीविका की, तो उनको फ्रंट देते हैं, अपने पीछे हटकर मीडिया फेस देते हैं कि मीडिया में आए उनका फेस, तो वही वहां करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही भाव था, जबरन तुल दिया जा रहा है। उन्होंने कोई बदमाशी थोड़े की थी, वो तो अपने प्यार के इजहार, सोचा भी नहीं जा सकता। और बेटियों को आजादी उड़ान तो उन्होंने ही दी है। बेटियों को जो उड़ान दी है नीतीश कुमार ने, किसने दिया है? महिलाओं की इज्जत की प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता हो रही है इन लोगों को, और बेटियों को जब आगे बढ़ाना था तो मुश्किल थी। और चुनाव में मैं सर्वे में घूम रहा था, तमाम जो उटपटांग लोग हैं उनको शिकायत यही थी कि नीतीश कुमार बेटों की जगह बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर इतना अगर बेटी का चिंता है तो अपने घर में भगवान ही मालिक है। सर घर मतलब इतना ही बेटी का चिंता अगर है तो घर में ही देख लेना, घर में इतना विवाद है उसको तो सुलझा ले, तब आगे बाहर दूसरा सुलझाएं। तो बेटियां आगे बढ़ रही है, नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं, तो ये भी दुख है। और बताइए क्या इलाज है?
सर कल एक चर्चा ये भी कर लेते हैं। कल मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली लालू जी के साथ और कहा कि सफल पूर्वक ऑपरेशन उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन था। तो वहां न तेजस्वी यादव, न तेज प्रताप, न रोहिणी, केवल मीसा भारती। हाँ, तो तेजस्वी जी तो है ही नहीं, वो तो विदेश यात्रा पर है। हाँ। फैमिली के साथ है, क्रिसमस मना के आएंगे। हाँ। और रहना चाहिए था। संकट में तो हर माँ बाप के संकट में बेटी ही साथ रहती है सर। वो कोई नई बात नहीं है। बेटा कब कहाँ नौकरी करेगा, छुट्टी कहेगा छुट्टी नहीं मिलेगी, नौकरी चली जाएगी, बहुत तरह की बातें हैं। कुर्सी के लिए बेटा है। हाँ, कुर्सी के लिए बेटा है और ऑपरेशन कराने के लिए बेटा केवल कुर्सी के लिए ही है। लालू जी की आंख खुल जाए अगर, हाँ। देखिए तो आंख का ही ऑपरेशन कराने का ऑपरेशन कराने गए तो खुल जाए साहब। और बेटियां ज्यादा काबिल है भाई उनकी। हाँ। मीसा भारती मैच्योर है और उनके हाथ में कमान होती तो एक अलग तस्वीर होती आरजेडी की। आज रोहिणी उनसे भी आगे निकली। तो रोहिणी और मीसा दो अगर आरजेडी की चेहरा होती तो आरजेडी का इतना बुरा हाल होता, कभी नहीं होता। लेकिन अब तो लालू जी का ऑपरेशन हो गया है आंख का, अब उनको सही तस्वीर दिखाई देगी। मीसा को मुझे लगता है कि लाना चाहिए, आपको भी लगता है? एकदम लाना चाहिए। आएंगी, आएंगी नहीं पाएगा। मीसा भी आएंगी और रोहिणी भी आएंगी और अच्छा करेंगी वो। अब देख लीजिए, मतलब देश में प्रियंका और बिहार में मीसा रोहिणी बेटियां ही जरूरी कर रही है। अब ये टूरिज्म वाला राजनीति नहीं हो सकता है कौन क्षेत्र है? अब देख लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, यूपीएससी, हर जगह बेटियां आगे है भाई। अच्छा, टूरिस्ट की तरह राजनीति थोड़ी करेंगे। बिल्कुल कि आप आज इलेक्शन में मान लीजिए कि अगर आपको मुंह की खानी पड़ी है तो आप उठ के 15 दिन, महीना भर आप रहते हैं यहाँ पे। जो आपके कार्यकर्ता हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं और आप विदेश में घूम रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली एयरपोर्ट पर सर एक विवाद सामने निकल कर आया है। एक पायलट और एक आम आदमी के बीच में भिड़ंत हो गई और उस पायलट ने उस आम आदमी की पिटाई भरपूर तरीके से कर दी। देखिए, दो आम आदमी में झगड़ा हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन एक पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है अगर वो आम आदमी पर हमला कर दे तो बात गंभीर हो जाती है। ऐसे गुस्सैल, ऐसे व्यक्ति को तो पायलट कभी बनना ही नहीं चाहिए, उसका लाइसेंस से खारिज कर देना चाहिए। अब उसको गुस्सा आ गया तो कहाँ प्लेन दे मारेगा, वो ठीक है। इतना गुस्सा आता है कि आप यात्री को मुंह आप फोड़ दीजिएगा। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है सर, कहा जा रहा है कि बहुत प्रेशर में सर पायलट हैं भारत के। एकदम सही है, क्योंकि हम भी इस फील्ड में रह चुके हैं। हाँ। इसलिए जानकारी में है, दुनिया भर के फ्रेंड हैं जो मेरे पायलट है पूरे इंडिया में। रूल एक आया था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कर, FDTL उसको बोलते हैं, जो 2024 में आया। सभी एयरलाइंस को बोला गया कि भाई आप अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर अभी आप देखे होंगे 10 दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस को लेके जो हाय तौबा मचा था पूरे भारत में, तो वो ये FDTL के कारण ही मच रखा था। फिर विड्रॉ हो गया। तो पायलट्स के ऊपर प्रेशर लिटरली है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन प्रेशर का मतलब ये नहीं है, प्रेशर का मतलब अगर प्रेशर है तो सरकार इनिशिएटिव इसीलिए ले रखी थी कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा पायलट के ऊपर तो संयम बरतेंगे, संयम बरतेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का एक्टिविटी किसी पायलट के द्वारा किया जा रहा है तो बहुत खतरनाक है। ये तो जमीन पर थे, ये तो एयरपोर्ट पे थे। अगर फ्लाइट में इसी तरह किसी से भी बहस अगर हो जाए तो वो क्या स्टेप उठा लेगा ये कौन जानता है। इतना क्रोधी आदमी को पायलट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ, पायलट बहुत महत्वपूर्ण पद है। बिल्कुल, पायलट की बहुत मैं इज्जत करता हूँ। उसी के हाथ में 250 लोगों की जिंदगी होती है। 9-11 वाला होगा। हाँ, फिर तो 9-11 वाला हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो पायलट बहुत महत्वपूर्ण। और ये भी सर बड़ा सरप्राइजिंग है कि इतना हाई सिक्योरिटी जोन होता है एयरपोर्ट, वहां CISF क्या कर रहा था, मारने दे रहा था उसको। आप सर एक बक्सा अगर छोड़ दीजिएगा, अपना ब्रीफकेस छोड़ दीजिए, 2 मिनट के अंदर में CISF पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो उसको पीट रहा है, इतना बुरी तरीके से पीटा और कोई देखने वाला रोकने नहीं आया, कोई रोकने नहीं आया। उसके ऊपर तो FIR होना चाहिए सर, उस व्यक्ति के ऊपर। पायलट नहीं बोला जाएगा सर उस व्यक्ति पर, क्योंकि वो उस समय फ्लाइंग नहीं कर रहा था। बिल्कुल, पायलट तो था नहीं, वो व्यक्ति ही कहिए, उसको तो बिल्कुल जेल भेजा जाना चाहिए था। और कंपनियां ज्यादा मुनाफे के चक्कर में रहती है, ठीक है ना। टिकट अगर कम मांग ज्यादा हो गई तो देखते नहीं आसमान में लूट मचा हुआ है। और ये कम आदमी रखकर, कम पायलट रखकर, कम कर्मचारी रखकर ज्यादा मुनाफा बढ़ाना चाहती हैं कंपनियां, और इसीलिए सब हो रहा है। और जो नियम वापस लिए गए हैं उसके वजह से भी पायलटों में थोड़ा गुस्सा है कि भाई नियम लाए हम लोगों के लिए और एकाएक फिर नियम हटा लिए। प्रेशर में आ गई सरकार। अब देखिए सरकार इस पर क्या कुछ नीति बनाती है। लेकिन डिबेट जो है, चर्चा काफी लंबा रहा। अब दर्शकों का भी साथ मिलता रहे।
इस पूरे कार्यक्रम में आपको कौन सी चीजें सबसे अच्छी लगी? कुछ सवाल अगर हैं आपके तो आप सवाल भी रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।